अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे कनाडा से इस्माइल ने भेजी है। इस्माइल इनका निकनेम है और इस्माइल जब अपनी कहानी को रिकॉर्ड कर रहे थे, उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज भेजा है रिकॉर्ड करके। यकीन मानिए कहानी सुनाते हुए उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई और मुझे एक पल के लिए लगा कि ये फिर सब कुछ अभी इसी लम्हे उनकी आंखों के सामने हो रहा है, क्योंकि वो लम्हात, वो वाक़यात जो उनकी ज़िंदगी में गुज़रे थे आज भी ऐसे उनके जहन पे, उनके वजूद पे, उनके दिल पे ऐसा खौफ तारी किए हुए हैं कि अभी भी उस वाक़ये को सुनाते हुए ऐसे कपकपा उठे, ऐसे लरज़ उठे। यकीन मानिए उनसे बोला नहीं गया। एक लम्हे को तो मुझे लगा कि जिस चीज़ का वो जिक्र कर रहे हैं अभी सामने आ गई है। रोंगटे खड़े हो गए मेरे भी। एक ऐसी कहानी जिसने इस्माइल और उनकी फैमिली को इतना उलझा दिया, इतना खौफजदा कर दिया कि आज मुझे कहानी भेजते हुए कैसे उन्होंने हिम्मत पैदा की इस कहानी को भेजने की। आप कहेंगे मैं इतनी तमीद क्यों बांध रहा हूं? क्योंकि इस कहानी के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि मैंने आपको कॉल करने के लिए फोन उठाया कि मजहर भाई से हेल्प लेता हूं और बाहर जाके बात करता हूं। मेरा फोन जला दिया गया, मेरा फोन जल गया। एक क्लियर मैसेज दिया गया कि उससे बात ना करना। तो जिस शख्स के साथ इतने वाकयात हो रहे थे फिर भी उसने हिम्मत करके कहानी को रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करते हुए जो उनकी फीलिंग थी, काश मैं उनकी आवाज़ आपको सुना सकता, क्योंकि मैंने उनसे परमिशन नहीं ली। उन्होंने अपना नाम भी चेंज करने को कहा है, निकनेम कहा है, तो शायद फिर वो नहीं चाहते मैं उनकी आवाज़ को सुना सकूं। उनकी आवाज़ में इतना खौफ है सुनाते हुए कि आप लोग भी घबरा जाएं। खैर मैं कहानी की तरफ आता हूं। कहानी शुरू होती है 1974 में। नाम जितने भी है निकनेम है, मिलते जुलते, उनका रियल नाम मैं नहीं बताने जा रहा, उन्हीं की ख्वाहिश पे। इस्माइल कहते हैं कि मेरे माँ बाप की शादी हुई, जो घर था दिल्ली के अंदर, उसका ऊपर वाला पोर्शन जो हमेशा बंद रहता था, एक सहन था, बड़ा सा कमरा था, लेकिन उसके अंदर सामान इस तरह का पड़ा रहता था, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, सारे नीचे रहते थे। सो जब शादी हुई तो उन्होंने कहा अब इनको अलग से सेपरेट करना है, तो ऊपर वाला पोर्शन क्योंकि खाली पड़ा है तो उसको सजा दिया गया। सो शादी से पहले उसको साफ सुथरा किया गया, सामान कुछ हटाया गया और दूल्हा दुल्हन के लिए उस कमरे को सजा दिया गया। एक बड़ी सी पेटी जिसमें जहेज का सामान आता था उन दिनों में, और बड़ी पेटियां होती थी, पेटी में सामान रखा जाता था, उस पेटी को भी वहीं उसी कमरे में शिफ्ट कर दिया गया, इस अंदाज में कि जब पेटी को रखा गया तो उसके नीचे गैप होता था, इतनी कि एक बच्चा आराम से उसके नीचे घुस सकता है, छोटा कमजोर सा बच्चा। बिस्तर वगैरह लगा के एक जबरदस्त दूल्हा दुल्हन के लिए कमरा बना दिया गया। अब दूल्हा दुल्हन मुख्तलिफ घरों में दावतें खा रहे थे, शादी की मुबारकबादें वसूल कर रहे थे और जिंदगी बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत चल रही थी। ऐसे ही एक सुबह वो दोनों उठे, आज किसी दावत पे जाना था, वो दावत पे गए और शाम को जब दावत पे वो रवाना हुए और वापस आए हंसते मुस्कुराते खेलते हुए, बहुत थक चुके थे। आते ही वो बिस्तर पे ऐसे लेटे कि लाइट ऑफ की और सो गए। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया था, क्योंकि बाहर भी काली चादर ने हर तरफ अपने अंधेरे को इस अंदाज में फैला रखा था कि हर इंसान वहां पे सो रहा था गहरी नींद। ये लोग भी अपने बिस्तर पर सो रहे थे। रात का कौन सा पहर था कि एक जोरदार खटका हुआ। उस खटके से इस्माइल कहते हैं मेरी वालिदा की आंख खुल गई। उनकी जैसे ही आंख खुली वो चौंकी कि मेरी आंख किस वजह से खुली है, कि उसी लम्हे फिर से खटका हुआ। उस कमरे के अंदर बनी हुई उस अलमारी को किसी ने बाहर से जोर से हिलाया था। ये तो पॉसिबल ही नहीं था। ये जो एक अलमारी थी, खिड़की थी, अलमारी नहीं खिड़की थी, जो हवा के लिए लगाई जाती थी,
जिसके 2 पट होते थे, लकड़ी के 2 दरवाजे होते थे, एक सिंगल नहीं 2 डोर होते थे, 2 पट कह लीजिए, बंद और खोले जाते थे। तो वो तो एक ऐसी जगह पे बनी थी कि उस खिड़की के बाहर तो खड़ा होना नामुमकिन था, क्योंकि खड़े होने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। तो बाहर तो कोई नहीं हो सकता। तो इस साइड पे क्या कोई परिंदा है? रात के इस पहर कोई जानवर है? जानवर तो नहीं आ सकता। परिंदा भी इतना क्या हरकत करेगा कि खिड़की को इतने जोर से हिलाएगा? वो अभी इसी शशोपंज में मुब्तला थी कि उसी लम्हे दोबारा से जब खटका हुआ तो उन्होंने अपने शौहर को, यानी मेरे पापा को, जिनका नाम फर्दी यहां पे शाह रखा गया है, शाहजी को उठा दिया। हड़बड़ा के उठ गए। क्या हुआ? इशारा किया कि सामने जो खिड़की है वो जोर से 2 दफा हिली है, मेरी आंख उससे खुली है। तो वो बोले नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, खिड़की कैसे हिल सकती है? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हुआ है। और उसी लम्हे दोबारा से एक जोरदार आवाज के साथ फिर से खिड़की को हिलाया गया। वाले साहब चौंक पड़े, जल्दी से उन्होंने लाइट ऑन कर दी। लेकिन जैसे ही कमरे के अंदर लाइट हुई, बाहर घुप अंधेरा था, सिर्फ कमरे के अंदर अंधेरा था, और लाइट के ऑन होते ही मंजर इंतहाई भयानक हो गया। वो खिड़की उनकी आंखों के सामने खुद ब खुद खुलना शुरू हो गई। खिड़की खुलती गई, खुलती गई, खुलती गई, यहां तक कि पूरी खिड़की खुल गई। वो दोनों हैरान थे, बाहर तो कोई खड़ा भी नहीं हो सकता, खिड़की कौन खोल सकता है? कि उसी वक्त उन्होंने देखा एक काला स्याह हाथ, जिसके नाखून बहुत बड़े बड़े थे, इंसान की तरह। उस हाथ की 5 उंगलियां तो थीं, लेकिन जितनी लंबी लंबी वो उंगलियां थीं, इतनी किसी भी इंसान की लंबी उंगलियां नहीं हो सकती। और इतने बड़े नाखून, जैसे सालों से ना काटे गए हो, 4-4, 5-5 इंच बड़े नाखून, और इतना बड़ा हाथ। और वो हाथ खिड़की से ना सिर्फ दाखिल हो रहा था, बल्कि दाखिल होने के बाद वो लंबा होता जा रहा था, लंबा होता जा रहा था। इंसानी हाथ तो 2.5 फुट 3 फुट का हो सकता है, बाजू पूरा। लेकिन वो जो चीज़ भी खिड़की के बाहर थी, उसने अपना हाथ घुसाया था, और वो हाथ उन दोनों जो बिस्तर पे लेटे हुए मियाँ बीवी थे, उनकी तरफ इस अंदाज में आ रहा था जैसे वो अपने नाखूनों से उनको नुकसान पहुंचाना चाहता हो। वो दोनों छलांग मार के उठ गए और ना सिर्फ बेड से नीचे उतरे, दौड़ते हुए बाहर चले गए, क्योंकि अंदाजा हो गया था ये हाथ उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो सहन में पहुंचे उसका घर के, और एकदम से उनकी सांस चढ़ी हुई थी कि ये क्या मंजर था, भयानक मंजर था। उस हाथ ने इतनी तेजी के साथ आगे आके उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। वो तो पहले से अलर्ट थे कि भाग गए। वो रात उन्होंने जैसे कैसे गुजारी, लेकिन फैसला किया गया नहीं, इस कमरे में नहीं रहना। और घर वालों ने उस कमरे को बंद कर दिया, सामान पेटी ये वो इस तरह का करके रख दिया कि अब ये कमरा दिन की रोशनी में तो खोला जाए, लेकिन कभी भी इसको रात को इस्तेमाल ना किया जाए। अब वो कमरा मुस्तकिल बंद रहने लगा। फिर अल्लाह ताला ने उनके यहां औलाद पैदा की, बेटा बेटी, इस तरह। सबसे छोटा जो था वो इस्माइल था। इस्माइल कहते हैं मेरी उम्र तकरीबन उस वक्त 7 से 8 साल होगी। हम बहन भाई छुपन छुपाई खेल रहे थे कि कोई छुप जाता और कोई एक ढूंढता। उस दौर की खेले जाने वाली एक बेहतरीन एक गेम होती थी छुपन छुपाई। अब छुपने की मेरी बारी थी। तो इस्माइल कहते हैं दिन के 1-2 बजे का टाइम था। मैंने कहा कहां छुपूं? तो सोचता सोचता, मैं बच्चा था, उस कमरे के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। वो कमरा क्यों बंद किया गया था? दिन को तो इस्तेमाल करते थे, रात को नहीं करते। तो मैं भागता हुआ ऊपर पहुंचा और उस कमरे को खोल के अंदर जाकर छुप गया कि ये लोग मुझे नहीं ढूंढ सकेंगे। अब मेरी बहन ढूंढ रही थी, काफी मैं आवाजें सुन रहा था। वो ढूंढती फिर रही है, आवाजें दे रही है नीचे वाले पोर्शन पे, और ऊपर नहीं आ रही है, और मैं छुपा हुआ हूं। मुझे छुपे हुए कोई 15 से 20 मिनट हो गए थे। और जब 15 से 20 मिनट हो गए, मुझे लगा अब बहुत देर हो गई है, वो मुझे ढूंढ नहीं पा रही, मुझे खुद से ही निकल के बाहर चले जाना चाहिए।
क्योंकि ये एक ऐसा कमरा था जो स्टोर के तौर पे इस्तेमाल होता था। जब भी कोई दिन की रोशनी में भी ऊपर आता तो उस कमरे की लाइट को जलाता था, क्योंकि ये कमरा हर वक्त अंधेरे में डूबा रहता था। तो इसलिए मुझे बेहतरीन छुपने की जगह नजर आई थी, क्योंकि मैं जैसे ही अंदर घुसा था तो मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था, कुंडी नहीं लगाई थी, बंद कर दिया था और घुप अंधेरे में छुपा हुआ था। लेकिन दिन की रोशनी में घुप अंधेरा नहीं हो सकता। आपकी खिड़कियों से इतनी रोशनी आ जाती है कि कमरे का मंजर, छुपने की जगह आपको सब क्लियर नजर आता है। बहुत ज्यादा रोशनी नहीं होती, लेकिन इतना क्लियर होता है कि आप सब कुछ देख सके। मैं एक जगह पे छुपे हुए 15-20 मिनट हो गए और मुझे लगा बस अब मुझे बाहर निकलना चाहिए, मुझे ये नहीं ढूंढ पा रहे। मैं जैसे ही अपनी जगह से उठा हूं और अपनी टांग को उठाने की कोशिश की है, तब मुझे पता लगा एक काला स्याह हाथ जो झुर्रियों से भरा हुआ था, उस पे इतनी झुर्रियां थीं जैसे किसी बूढ़ी या बूढ़े के हाथ पे इतनी झुर्रियां हों कि उसकी उम्र जैसे कोई 100 साल से भी ज़्यादा हो, 150 साल 200 साल उम्र हो। तो जैसे एक बूढ़ा सा हाथ, झुर्रियों वाला काला स्याह हाथ हो जाता है, ऐसा एक काला स्याह भयानक सा हाथ, बारीक सा हाथ, झुर्रियों से भरा हुआ। और उसके नाखून 4-4 इंच तो नहीं थे, लेकिन थोड़े थोड़े बड़े थे। आम इंसान से जिस तरह कुछ खवातीन अपने नाखून बढ़ा लेती हैं, इस तरह बढ़े हुए नाखून थे। और उस हाथ ने मेरी टांग को पकड़ा हुआ था। और जैसे ही मैंने टांग उठाई तो मैंने देखा मैं टांग नहीं उठा पा रहा। मैंने नीचे नजरें झुका कर देखा तो एक हाथ जो पेटी के नीचे से निकल के आया हुआ था और उसने मेरी टांग को पकड़ा हुआ था। क्योंकि निगाह मेरी टांग पे गई, मैंने हाथ को देखा, एक हाथ है जो मेरी टांग को पकड़े हुए है। और फौरी तौर पे एक बच्चा था, जैसे देखा कहां से है, कौन है जिसने मेरी टांग को पकड़ा है, तो पेटी के नीचे से वो हाथ आ रहा था। तो पेटी के नीचे कौन छुप सकता था? कोई भी नहीं, इतनी जगह ही नहीं थी। मैंने उसी वक्त जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, लेकिन वो हाथ, मैं जितना चीखता जाता था मेरी टांग पे उसकी गिरफ्त और मजबूत होती जा रही थी। पहले उस हाथ ने मेरी टांग को आराम से पकड़ा हुआ था, और जब मैंने जोर लगाया खींचने के लिए, क्योंकि अब मैं चीखना, चिल्लाना, रोना शुरू हो गया था, जोर लगा रहा था, डर गया था, तो अब वो हाथ की गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी और सख्ती के साथ वो हाथ मेरी टांग को पकड़ता जा रहा था। और मेरा रोना बढ़ता जा रहा था, मैं चीखता जा रहा था, चिल्लाता जा रहा था, बहन भाइयों को पुकार रहा था, माँ बाप को पुकार रहा था, बचाओ बचाओ कर रहा था, लेकिन शायद किसी को भी मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी। दिन के 1-2 बजे का टाइम था। यहां तक कि आखिरी वो लम्हा भी मुझे याद है, मेरा दिल फटने वाला हो गया था, कि मुझे लगता था मेरा दिल फट जाएगा। मैं इतना डर गया था क्योंकि अब मेरी टांग पे बाकायदा उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत हुई थी कि नाखून चुभना शुरू हो गए थे। मैंने एक आखिरी चीख मारी, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अब मेरे बहन भाई नीचे ढूंढ ढूंढ के थक गए और उसके बाद फिर वो उनके वाले साहब से बोले कि काफ़ी देर हो गई है, इस्माइल नहीं मिल रहा, घर में छुपा है, कहाँ है? अब सबने कहा उसको ढूंढो। अब सब घर वाले, पहले तो हम बहन भाई खेल रहे थे, सब घर वाले ढूंढ के मुझे ढूंढना शुरू हो गए। और ढूंढते 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 ऊपर कमरे की तरफ भी आए। और जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो ये देख के हैरान रह गए कि मैं उस कमरे में बेहोश पड़ा था। मेरा आधा वजूद उस पेटी के नीचे जा चुका था। सिर्फ मेरी गर्दन, मेरा चेहरा और आधा सीना पेटी के बाहर था। आधा जैसे कोई मुझे घसीट के पेटी के अंदर ले गया हो। मेरे पूरे वजूद को कोई पेटी के अंदर घसीट के नीचे, पेटी के नीचे घसीट, बहुत कम जगह होती है पेटी के नीचे, यानी आप कहिए कोई 6-7 इंच कह लीजिए, 8 इंच कह लीजिए, थोड़ी सी जगह होती है। तो कोई मेरे वजूद को उसके अंदर घसीट कर ले गया था। मेरा थोड़ा सा सीना, गर्दन और सर बाहर था, बाकी अंदर था, और मैं बेहोश पड़ा हुआ था। उन्होंने जल्दी से लाइट जलाई कि इसको कौन यहाँ पे लेके आया। उन्होंने कहा ये खुद छुपा है। उसने कहा किसने कहा था यहाँ आने को। जल्दी से खैर मुझे निकाला गया, मैं बेहोश था, और उसके बाद वो मुझे नीचे ले गए। थोड़ी देर तक मैं होश में आ गया और उसके बाद सख्ती से कहा गया कि दोबारा उस कमरे में किसी ने नहीं जाना। ऐसा ही हुआ। अब उस कमरे में दोबारा कोई नहीं जाता था। वक्त गुजरता रहा। अब इनकी बड़ी सिस्टर जो थी, ये भी काफ़ी बड़े हो गए, कनाडा शिफ्ट हो गई। उन्होंने माँ बाप का अप्लाई कर दिया और यूं माँ बाप का वीज़ा लग गया। अब जब माँ बाप ने उधर जाना था, मैं क्योंकि डरता बहुत ज़्यादा था बचपन में, उस वाक़े के बाद मैं बहुत ज़्यादा 6 महीने मेरे ख्याल में लिखते हैं कि वो
उस वाक़ये के बाद 6 महीने तक बीमार रहा था। जब वो बेहोश हुआ, इस्माइल उस पेटी के नीचे उसको खींच के लेके गए, वो इतना डर गया था, वो कहते हैं मैं 6 महीने तक मुसलसल बीमार रहा था और खौफ का शिकार रहता था। खैर, अम्मी अबू ने अब कनाडा जाना था तो उनके वीज़े आ गए थे। अब मसला ये था, मुझे अब करीबी रिश्तेदारों के हवाले करना था कि हम जा रहे हैं, इसका भी अप्लाई होगा और इसको भी बुला लेंगे। तो दिल्ली में ही एक हमारे करीबी रिश्तेदार थे, उनके घर अम्मी अब्बू ने उनके हवाले कर दिया मुझे। अब बड़ा हो गया था, उन्होंने वहाँ पे एज मेंशन नहीं की, लेकिन वो बड़े हो गए थे, इतना बड़ा कि वो अकेला मार्केट जाता, खाता पीता, घूमता फिरता, यानी कि बहुत बड़ा हो चुका होगा, यंग हो चुका होगा, 17-18 साल का। मेरा एक गेस है, उन्होंने एज मेंशन नहीं की। अब उन्होंने क्या किया, जिस घर के अंदर वो रिहाइश पजीर हुआ इस्माइल, जो माँ बाप जिनके हवाले करके गए थे, उनके 3 पोर्शन थे, नीचे ऊपर पहला फर्स्ट फ्लोर, उसके ऊपर सेकंड फ्लोर भी था, तीसरा पोर्शन ये लोग उसको कहते हैं, वो उनका बंद पड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि अब क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया था, डरता तो था लेकिन उतना तो नहीं डरता था, जवान हो गया था, तो उन्होंने कहा आपको ये ऊपर वाला जो कमरा है ना, ये खोल देते हैं, आपका सामान सारा यहीं पे सेट कर देते हैं, आप यहां पे ठीक हो? मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब ऊपर वाला कमरा मुझे सेट कर दिया गया, मैं ऊपर वाले कमरे में रहना शुरू हो गया। ये एक बारौनक जगह थी, नीचे बाजार था, बाजार में खाना पीना, रौनक, आना जाना, ये वो बहुत कमाल किस्म की जगह थी दिल्ली में। नीचे बाजार और ऊपर ये घर था। लेकिन जो कमरा मुझे दिया गया था, उस कमरे के अंदर एक बहुत बड़ी खिड़की थी, इतनी बड़ी कि चौड़ी, वो कहते हैं कोई तकरीबन बहुत बड़ा साइज कह लीजिए, आम जो खिड़की होती है उससे कई गुना बड़ी, यानी अगर उसकी लंबाई लगाई जाए तो वो लंबाई तकरीबन 4, 4.5 फुट, 5 फुट होगी, और जो चौड़ाई थी उसकी वो कोई 6 फुट के करीब होगी, बहुत लंबी, यानी बड़ी खिड़की कह लीजिए। जब मैं उस कमरे में शिफ्ट हो गया तो वो खिड़की बंद ही रहती थी। तो एक दिन का टाइम था, मेरा दिल किया कि मैं खिड़की को खोल के इसके अंदर जरा बैठूं कुछ देर के लिए। इस खिड़की को पहले भी मैंने कई दफा खोल के देखा था, लेकिन गौर नहीं करता था। आज जब मैंने खिड़की को गौर से देखा, उसको खोला, तो नीचे एक गली थी, गली के उस पार कब्रिस्तान था, एक घने दरख्तों से भरा हुआ कब्रिस्तान, जहां चारों तरफ कब्रों के साथ साथ दरख्त ही दरख्त मौजूद थे। और मैं उस खिड़की के अंदर जब बैठा तो मैंने देखा सामने कब्रिस्तान के अंदर किसी का कोई प्यारा मर गया था, उसको वो दफना रहे थे। मैं खिड़की के अंदर बैठ के उसको देखता रहा, ऐसा खो गया जैसे कुछ ख्यालों में खो जाता है, और वो अपना दफन करके कब्र बना के चले गए। और उसके बाद मैं अपने ख्यालों से उठा और मार्केट चला गया। मार्केट का मेरा ऐसा आलम हो गया था कि मैं खाता पीता घूमता, मुझे कमरा सेपरेट इसलिए दिया गया था कि कोई रोक टोक नहीं थी, जब मैं आना चाहूँ, जब सोना चाहूँ, ये नहीं कि मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ कब आना है कब जाना है, इसलिए मुझे सेपरेट ही दे दिया गया था। मेरे लिए कोई परेशानी की बात नहीं थी, मैं सीधा अपने ऊपर कमरे में चला जाता, जब निकलना होता नीचे चला जाता, जब आना होता सो जाता। उस दिन भी मैं रात घूमता फिरता रहा, काफ़ी इधर खाया पिया, काफ़ी लेट हो गया, यहाँ तक कि जब मैं घर में वापस आ रहा था तो तकरीबन मार्केट सारी बंद हो चुकी थी। और मैं जब ऊपर आ चुका था कमरे के अंदर, 12 साढ़े 12 का टाइम हो चुका था, मैं तकरीबन सोने से पहले लाजमी अपने माँ बाप को फ़ोन करता था। कनाडा और वहाँ के टाइमिंग का इस तरह का होता था, जब यहाँ पे रात होती थी तो वहाँ को दिन होता था, तो इसलिए मैं अमूमन रात को ही उनको फ़ोन करता, और लेट नाइट जागता भी इसलिए था कि रात को 11-12 बजे वहाँ 11-12 हो चुके होंगे, या जो भी एक टाइम दिन हो चुका होगा, मैं उनको फ़ोन करूँगा, और फ़ोन करने के बाद जब मेरी माँ बाप से बात हो जाएगी उसके बाद मैं सो जाऊँगा। आज भी मैं 12 बजे आया कि अब वहाँ पे दिन चढ़ चुका है, मैंने कॉल की, और कॉल करने के बाद मैं वहां पे सो गया। मैं जैसे ही अपने बिस्तर पर सोया, मुझे सोए हुए कितनी देर हुई थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एकदम से इतना जोरदार तरीके से खिड़की हिली कि मैं गहरी नींद में होने के बावजूद मैं जाग गया। अब ये खिड़की उस तरफ थी जहां नीचे गली थी, बाजार था,
और उसके परली तरफ कब्रिस्तान था, तो वहाँ पे तो कोई खड़ा ही नहीं हो सकता था, जगह ही नहीं थी उस खिड़की के बाहर किसी को खड़े होने की। लेकिन इतनी ज़ोर से उस खिड़की को हिलाया गया था कि नींद में मेरा झटका निकल गया कि क्या है, क्यों जागा हूँ मैं। मुझे वो वालिदैन का वाक़या नहीं पता, बच्चा था, मुझे वो वाक़या नहीं बताया गया था कि मेरे वालिदैन जब सोए थे उस कमरे के अंदर और एक हाथ आया था, खिड़की हिली थी, मुझे नहीं पता था। मेरे साथ पहली दफ़ा हो रहा है, दूसरी दफ़ा कि खिड़की ज़ोर से हिलती है और ज़ोर से हिलने के बाद जब मेरी आंख खुल जाती है तो खिड़की मेरी आंखों के सामने खुलना शुरू हो जाती है, खुलना शुरू हो जाती है। और जैसे ही मैंने खिड़की को खुलते हुए देखा तो बाहर से किसी ने ज़ोर से खिड़की पे मारा, जैसे कोई लात मारता है, ऐसे ज़ोर से कोई चीज़ मारता है। इतने ज़ोर से खिड़की पे मारी गई कि मेरा झटका निकल गया कि ये क्या हुआ है। मैं उठ के बिस्तर पे बैठ गया कि ये क्या था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा जिसने सफेद कलर के कपड़े पहने हुए थे, मेरे बेड के वो साथ ही खड़ा था कि एकदम मेरा झटका निकल गया। मैंने उसको देखा और वो आराम से चलता हुआ मेरे कमरे का दरवाज़ा जो खुला रहता था, दरवाजे से बाहर निकला और सामने जो बाथरूम था, बाथरूम के अंदर जाके उसने नल खोला और मुंह पे छींटे मारने शुरू कर दिए, जैसे मुंह हाथ धो रहा हो। मैं हैरान, खिड़की पे एक जोर से कुछ मारा गया था और एक बच्चा, ये बच्चा कहाँ से आया और जाते ही मुंह हाथ धो रहा है और मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है, मुंह पे छींटे मारता है, मेरी तरफ देखता है, मुंह पे छींटे मारता है। मैं अभी उस बच्चे को देखने में ऐसा महव था कि उसी वक्त मैंने उस आवाज़ को सुना जो शायद मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी। और मैंने डरते डरते गर्दन घुमा कर देखा तो उस खिड़की के बाहर वो खौफनाक बला मौजूद थी।